हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिताओं या शक्तियों के विषय में। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के संदर्भ में अब तक हमने बहुत सारे बिंदुओं को आपस में चर्चा कर लिया है और समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि उन सभी को आप सबने भी मेरे साथ ज़रूर पढ़ और समझ लिया होगा। अपने मुख्य विषय की बात करने से पहले हमेशा ही हम 2 लाइन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि अधिकारिताओं को पढ़ते पढ़ते साथ में उच्चतम न्यायालय से संबंधित तथ्यों को भी हम पढ़ लें और उसके लिए हमें अलग से विशेष समय ना देना पड़े। हमने अब तक 124 के सभी प्रावधान डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। अनुच्छेद 125 बताता है कि संसद न्यायाधीश, जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके वेतन के बारे में विधि बना सकती है, कोई प्रावधान कर सकती है। लेकिन जब तक कि ऐसा नहीं किया जाता है तब तक के लिए जो संविधान की दूसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत विहित तरीके से ही वेतन और भत्ते, सुविधाएं आदि दिए जाएंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि संसद किसी भी न्यायाधीश के कार्यकाल में कोई भी वेतन भत्ते में अहितकर परिवर्तन नहीं कर सकती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का वेतन 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये है। न्यायाधीशों का जो वेतन है उसकी आधा उनके आखिरी महीने में उनका जो वेतन है उसका ठीक आधा उनकी पेंशन के रूप में उन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद दिया जाता है। अब हम वापस आते हैं अपने मुख्य विषय, जो कि क्या है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिताओं के बारे में। हमने अब तक बहुत सी डिस्कस कर ली। आज हम पहुंच चुके हैं उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता की तरफ। हम बात करते हैं अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता को जब हम भारतीय संविधान के शब्दों में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति, सबसे महत्व की बात कि कौन परामर्श प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रपति। किन स्थितियों में? जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विधि या तथ्य का ऐसा सारवान महत्व का प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित किया जाना आवश्यक है। हमने 2 पॉइंट इसमें देख लिए। पहली चीज, कोई ऐसा प्रश्न जो विधि या तथ्य से संबंधित है और व्यापक महत्व का है, वो या तो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति को ये भी प्रतीत हो रहा है कि इस प्रश्न का विचारण उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए। उस स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, मामले को उच्चतम न्यायालय को दे सकते हैं कि आप इस पे अपना विचार, अपना परामर्श हमें दीजिए। उच्चतम न्यायालय क्या करेंगे कि वो उसमें जो न्यायाधीश है उसके बारे में विचारण करेंगे, जो भी उसके उनको जांच करनी है करेंगे, फिर उससे संबंधित अपना परामर्श राष्ट्रपति को देंगे। दूसरी, यहाँ पे 2 खंड है 143 में। मैंने बात की पहले खंड की, अब हम बात करते हैं दूसरे खंड की। दूसरे खंड में कहा गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 में जो अपवाद दिए गए हैं, क्या अपवाद दिए हैं हम पढ़ चुके हैं 131 को। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पता होगा इस बात का उत्तर, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 लाइन में बता दूं फट से। 131 का जो अपवाद दिया है संविधान में वो है कि जो कोई भी समझौता, संधि, सनद संविधान के लागू होने से पूर्व में लागू था उसे प्राथमिक अधिकारिता के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि 131 में दिए हुए किसी अपवाद को उच्चतम न्यायालय से परामर्श के द्वारा उसका निर्णय, उसका जो भी हल है समस्या का, वो प्राप्त होना चाहिए, तो वो 131 से संबंधित के अपवाद से संबंधित किसी विषय को उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेज सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ऐसी स्थिति में उस मामले की जांच करेगा और परामर्श जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापित करेगा। यहाँ पर जब हम जो है अनुच्छेद की भाषा देखते हैं तो हम पाते हैं खंड 1 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय अपना परामर्श दे सकेगा, जबकि खंड 2 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय परामर्श देगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि खंड 1 के लिए उच्चतम न्यायालय परामर्श देने को बाध्य नहीं है, दे भी सकता है और नहीं भी, लेकिन दूसरे खंड के लिए उच्चतम न्यायालय अपना परामर्श देने के लिए बाध्य है। और उच्चतम न्यायालय से यदि परामर्श मांगा जाएगा 131 के अपवादों
के विषय में जो उच्चतम न्यायालय निश्चित ही अपना परामर्श राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये परामर्श देने का जो तरीका है, ये विधि, ये हमारे पास आई कहाँ से। हम पाते हैं कि अमेरिका के न्यायपालिका के पास में, न्यायालय के पास में, और ऑस्ट्रेलिया के न्यायालय के पास में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। वहाँ पर सिर्फ उन्हीं मामलों का विचारण होता है जो पक्षकारों के द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी भी तरीके से राष्ट्राध्यक्षों को ये शक्ति नहीं है कि वो न्यायालय से किसी विषय पे परामर्श प्राप्त कर सकें। लेकिन जब हम कनाडा के उच्चतम न्यायालय को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि कनाडियन जो विधि नियम है उनके, वहाँ पर उनका धारा 60 है जो ये बताता है, कनाडियन सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1960 की धारा 60 ये बात बताती है कि किस तरीके से उच्चतम न्यायालय से राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। हमने भी उसी प्रणाली का अनुकरण किया है और हमारे भारतीय संविधान में भी धारा 143 ये बात कहती है कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष यानी हमारे राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारा संविधान बहुत सारे संविधानों की अच्छी बातों को समाहित करके बनाया गया है। हमने जितने भी संविधानों में जो भी अच्छी बातें थी सबको अपना संविधान बनाते समय उसमें समाहित कर लिया था, उन पर विचार किया, जहां संशोधन की ज़रूरत थी संशोधन किया और उन्हें अपने संविधान में शामिल करके अपना संविधान को हर तरीके से परिपूर्ण करने का प्रयास किया। यही कारण है कि आज हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन करके निकल करके आया है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख बातों की, कुछ प्रमुख मामले जिसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आई जो 143 के प्रावधानों से संबंधित हैं। आपका ये केस है इनरी एजुकेशनल बिल, ये आपका आया था 1958 में। इसमें सबसे पहले इस चीज़ को कहा गया कि उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और उच्चतम न्यायालय ने जो भी परामर्श दिए हैं उन परामर्श से अन्य न्यायालय ने जो भी उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो बाध्य नहीं है। हाँ, उसके दिए हुए निर्णय, जो भी दिए हुए सलाह हैं, परामर्श हैं, वो सम्मान के योग्य हैं, लेकिन न्यायालय उससे बाध्य नहीं है। और साथ में ये बात भी कही गई कि उच्चतम न्यायालय से कौन से प्रश्न किए जाएंगे, ये विनिश्चय पूरी तरह से राष्ट्रपति का ही है, इसमें कोई भी तरीके से प्रश्न नहीं किया जा सकता। हाँ, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का विनिश्चय वही होता है जो मंत्रिपरिषद का विनिश्चय होता है। हम लोगों ने इसे जब राष्ट्रपति पढ़ा था तब पढ़ा भी था और आपको आगे भी मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँगी। अब हम देखेंगे इस मामले का विनिश्चय। मैंने अभी तक जो 2 पॉइंट कहे कि यानी कि राष्ट्रपति, एक तो ये बात तो ठीक है कि राष्ट्रपति अपने प्रश्न का निर्धारण खुद करेंगे कि हमें किस चीज़ को पूछना है, इसके बारे में कोई भी तरीके का प्रश्न नहीं होगा कि उन्होंने क्या पूछा था, कोई प्रश्न कौन सा पूछना है कौन सा नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ जो 2 बातें मैंने और कही थी, यानी उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और दूसरी चीज़ जो भी परामर्श उच्चतम न्यायालय देता है सबऑर्डिनेट कोर्ट पर, वो परामर्श बाध्यकर नहीं है, सिर्फ वो सम्माननीय परामर्श है। वो चाहे तो उसका पालन कर सकते हैं, व्यवहारता करते भी हैं, लेकिन वो उस पर बाध्यकर नहीं है। ये बात कही गई थी इन री एजुकेशनल बिल AIR 1958 में। बट आगे लेकिन अगले केस में इन री स्पेशल कोर्ट बिल 1978 में इस विनिश्चय को बदल दिया गया और ऐसा कहा गया कि उच्चतम न्यायालय से यदि राष्ट्रपति किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं जो उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। यदि राष्ट्रपति कोई प्रश्न देंगे तो उच्चतम न्यायालय उसका विचारण करके उससे संबंधित परामर्श राष्ट्रपति को देने के लिए बाध्य है। हाँ, राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को माने ही। आप समझ रहे हैं? न्यायालय से यदि राष्ट्रपति कोई प्रश्न पूछेंगे तो 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उस बात के लिए परामर्श देने को बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो दिए हुए परामर्श का पालन अवश्य ही करें। और साथ में ये बात भी कह दी गई कि जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अधीनस्थ न्यायालय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए हुए परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं, उसका भी वो उसी तरीके से सम्मान करेंगे जिस तरीके से 141 के अंतर्गत बताए हुए पूर्व निर्णय का सम्मान करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ के प्रोविजंस देख लिए कि इसमें क्या बताया गया था 143 में। अब हमें पता चल गया है कि 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जब भी किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को, जो विधि या तथ्य का प्रश्न है, उसको पूछते हैं उच्चतम न्यायालय से, तो उच्चतम न्यायालय उस स्थिति में अपना परामर्श राष्ट्रपति को देंगे। कोई शक की बात नहीं है कि दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, उसका जो परामर्श होता है वो राष्ट्रपति को देंगे। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति उस परामर्श से बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। अगर उन्हें उचित लगता है तो वो उसे स्वीकार करेंगे, उन्हें नहीं लगता तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय उसे ज़रूर मानेंगे। अगर उच्चतम न्यायालय ने किसी विषय का विचारण करके मामले को दे दिया है तो उसे मानेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि अगर उच्चतम न्यायालय ये पाता है कि ये जो प्रश्न हमें किया गया है ये एक साधारण प्रश्न है, ये कोई सारवान प्रश्न नहीं है, इसका विनिश्चय हम पूर्व ही कर चुके हैं, उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय उस प्रश्न का परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी हमने सामान्य नियम क्या देखा कि उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है, लेकिन किन विषयों पर वो परामर्श देने को बाध्य नहीं है? उन विषयों पर जहाँ पे प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है, कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं है, एक आम ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि विशेष सारवान प्रश्न है जिसपे उच्चतम न्यायालय ने पहले कभी कोई विनिश्चय नहीं दिया है, उस तरीके के मामले में वैसा प्रश्न कभी उठा नहीं है, या उससे जन सामान्य की अधिकार और दायित्व प्रभावित नहीं हो रहे हैं। यानी वो एक ऐसा प्रश्न है जो विशेष महत्व नहीं रखता है, तो उच्चतम न्यायालय उसके विषय में अपना परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है। ठीक है। अब तक उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे मामलों में अपना परामर्श राष्ट्रपति को समर्पित किया है। यहाँ बहुत सारे, मैंने जितने भी केसेस मुझे मिल सके 15 केसेस मैंने आपके लिए नोट किए हैं। हो सकता है कोई एक दो छूट गया हो, लेकिन ये 2013 तक के संपूर्ण केसेस हैं। इतने ही केस उस समय पर मतलब परामर्श हैं, इतने एडवाइस लिए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला मामला जो आया था वो दिल्ली विधि अधिनियम का था 1991 में। आप सन देखिए 1991, अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट बना ही था, तो ये पहला मामला था जहाँ पे परामर्श लिया गया। दूसरा मामला केरल शिक्षा अधिनियम, हमने अभी इसे जो है देखा भी था। अभी जब हमने ये पहले बात की तो हमने केरल एजुकेशनल बिल की बात की थी पहले केस में। दूसरा बेरुबारी संघ का मामला, ये जो बेरुबारी संघ का मामला है ये एक बड़ा विशिष्ट मामला था। इसमें ये प्रश्न उठा था कि क्या भारत सरकार कोई राज्य क्षेत्र को अगर किसी दूसरे राज्य को देना चाहे, मतलब दूसरे राज्य से अर्थ है दूसरे देश को, तो क्या ऐसा कर सकती है? इस तरीके का प्रश्न उठा था। जो कच्छ का रण का तरफ का जो एरिया है वहाँ पाकिस्तान के साथ में कुछ क्षेत्र का विवाद था, उस स्थिति में ये प्रश्न, ये बात जो है राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से पूछी थी। अगला मामला समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम 1963। आगे बात करते हैं विधायिका के विशेषाधिकार से संबंधित केशव सिंह का मामला 1964। राष्ट्रपति चुनाव 1974। विशेष न्यायालय अधिनियम 1978। विशेष न्यायालय अधिनियम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये बातें कही थी कि आपको जो भी परामर्श आप लेते हैं आप उसमें कुछ संशोधन करके इसे पूछा गया था कि क्या ऐसे मामलों के लिए जहां पर इमरजेंसी लागू थी उस समय पे जो भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, जो भी अपराध हुए, क्या उनके विचारण के लिए हम कोई स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दिया था कि जी हाँ आप बना सकते हैं, बस आपको उसमें हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ना रख करके बल्कि जो अभी सेवा में हैं ऐसे न्यायाधीश रखने होंगे। और भी एक दो चीज़ें बताई थी और सरकार ने उन सभी चीज़ों को मान करके स्पेशल कोर्ट्स बनाए भी थे। जम्मू कश्मीर पुनः स्थापन अधिनियम 1982। कावेरी जल विवाद अधिकरण 1992। कावेरी जल विवाद अधिकरण में क्या हुआ था कि अधिकरण बनाया गया, अधिनियम के अनुसार बनाया गया, राज्यों में जल का बंटवारा भी कर दिया गया, लेकिन कर्नाटक राज्य ने कहा कि हम इसे नहीं मानते हैं और एक अधिनियम पारित कर दिया। यहाँ पर ये विषय आ गया कि ये बात राष्ट्रपति ने पूछा विवाद को बढ़ते हुए देख करके कि क्या ऐसा संभव है कि अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई अधिनियम पारित करके उसके निर्णय को विफल कर दिया जाए? उच्चतम न्यायालय ने कहा ऐसा संभव नहीं है। ऐसा करना, वो अधिनियम क्या कर रहा है, न्यायाधीश की जगह ले रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये अधिकरण जो भी निर्णय पारित करेगा उस निर्णय के विरुद्ध अधिनियम ला करके उसे खारिज नहीं किया जा सकता। अगला राम जन्मभूमि का मामला, बहुत ही प्रसिद्ध मामला है, इसके बारे में मुझे कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली मंत्रणा का मामला 1998। जब हमने राष्ट्रपति की बात की थी
जब हमने अभी न्यायालय की बात की थी, न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट की बात की थी, तब हमने इस मामले को डिस्कस किया था, शायद आपको याद भी हो। इस मामले में क्या था कि राष्ट्रपति ने 2 केसेस ऑलरेडी आ चुके थे, फर्स्ट जजेस केस और सेकंड जजेस केस, 2 केसेस आ चुके थे आपके। उसके बाद में ये दोनों 81 और 83 में, अब ये 98 में, 81 और 93 में आ चुका था। अब आपका ये 98 में राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा कि ये बताइए कि ये जो मंत्रणा है, ये जो आप परामर्श देते हैं न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट करने के बारे में, आपका 124 का क्लॉज 2 बता देता है इसके बारे में। क्लॉज 2 बताता है कि आप ये जो परामर्श देते हैं, ये परामर्श आप किस आधार पे देते हैं, इसे आप अपने और न्यायाधीशों के साथ में विचार विमर्श करके मंत्रणा करके दीजिए। इसके बाद से ही जो कोलोजियम का साइज़ पहले एक मुख्य न्यायमूर्ति और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे, इसके ही बाद से इस इनरी जो आपका ये मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अपनाई जाने वाली मंत्रणा प्रक्रिया 1998 है, इसके बाद से ही कोलोजियम की संख्या बढ़ करके एक मुख्य न्यायमूर्ति और 4 अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए। उसके बाद से कोलोजियम का जो संख्या थी वो बढ़ गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, हमने इसके बारे में बात की है। फिर से अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इन सभी केसेस को मुझे अलग से डिस्कस करना चाहिए, मतलब इन सभी परामर्श को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। अगर आप मुझे सही से इसीलिए कमेंट मिलते हैं कि आप ये परामर्श चाहते हैं कि मैंने सही से आपके साथ में विस्तार से डिस्कस करूं, तो मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं इनके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और इन सबको विस्तार से आपको ज़रूर समझाऊँगी। आगे प्राकृतिक गैस एवं तरल प्राकृतिक गैस से संबंधित विषयों पर केंद्र व राज्य की विधायी क्षमता के बारे में 2001 का। अगला, चुनाव आयोग की गुजरात विधानसभा में स्थगित निर्णय की संवैधानिक वैधता 2002 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मामला था। इसमें क्या था कि जिस समय पर पहले ही समय पूरा होने से पहले विधानसभा का विघटन कर दिया गया। अब विघटन के बाद में इस बात के लिए कहा गया, प्रश्न किया राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से कि क्या जो एक हमारे पास क्लॉज है कि 6 महीने से ज़्यादा मीटिंग में गैप नहीं हो सकता, विधानसभा की जो भी सत्र होगा उसमें 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होगा एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए बाध्य है कि वो इसी 6 महीने के अंदर अपना इलेक्शन पूरा करे ताकि वो बैठक का 6 महीने से ज़्यादा का गैप ना हो पाए? क्या ऐसा इसके लिए इलेक्शन कमीशन बाध्य है? इस पर उच्चतम न्यायालय ने अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि नहीं, ये जो प्रोविज़न है कि 6 महीने से ज़्यादा बैठक में गैप नहीं होगा, मीटिंग में गैप नहीं होगा, वो एक जीवित विधानसभा के लिए है, ना कि एक विघटित विधानसभा के लिए। तो इस स्थिति में क्योंकि गुजरात विधानसभा विघटित थी, तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बाउंड नहीं है। लेकिन हाँ, साथ में ये भी कहा गया कि ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अब चुनाव ही ना कराए, निश्चिंत हो जाए, ऐसा नहीं है। 6 महीने के अंदर इलेक्शन दोबारा हो जाने चाहिए। ठीक है, बहुत महत्व का ये भी मामला है। अगला, पंजाब समझौता को समाप्त करने संबंधी अधिनियम 2004। बाकी 2G स्पेक्ट्रम मामले में आया निर्णय तथा प्राकृतिक संसाधनों को सभी क्षेत्रों में नीलामी को बाध्यकारी बनाया जाए, 2012 का मामला। ये तो आपके सामने का है, इसको ज़रूर आपने पहले से पढ़ रखा होगा। तो हमने बात कर लिया उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता के बारे में, जो कि आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में बताई गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय ज़रूर समझ में आया होगा, इस अधिकारिता को आपने समझा होगा। अगर आप मेरे साथ, मेरी भाषा शैली के साथ में संविधान को समझ पा रहे हैं, तो मेरे लेक्चर्स के साथ में मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।